हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है रिवीजन का इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। क्योंकि मुझे पता है कि ये टैक्सेस में भी रिवीजन कितनी ज़रूरी होती है, क्योंकि कोर्स बिल्कुल एकदम होता है ना, बिल्कुल ओशन जितना होता है और रिवीजन हो नहीं पाती है हमारी ज़रा सी पे। तो इसलिए क्विक रेफरेंस है इंस्टीट्यूट का, ये बेस्ट मटेरियल है। इसमें बिल्कुल पिक्टोरियल फॉर्म में है, ग्राफिकल फॉर्म में है। फटाफट से क्विक रिवीजन अभी से करना स्टार्ट करिए, थोड़ी थोड़ी करके 10 मिनट 20 मिनट्स का टाइम निकालिए, है ना। वीकेंड पे टाइम निकालिए और पूरे हफ्ते का रिवाइज़ करिए। तो यहाँ पर मैं आपको सारा, अभी तक अगर आपने कोर्स पढ़ लिया है तो यहाँ हम रिवाइज़ कर लेंगे बहुत आराम से, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों का अगर पिछले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो डैम श्योर हूँ मैं कि अगर वो प्रॉपरली रिवाइज़ कर लेते हैं तो वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में ज़रूर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हमारा यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट होगा डेफिनेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए किसमें क्या चीज़ इंक्लूड होती है। ये आ गया पेपर नंबर 8 सीए फाइनल, ओल्ड वाला मैं रेफ़र कर रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्टेन की डेफिनेशंस है, देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ आ जाइए। राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये गुड्स लिखा हुआ है ना। गुड्स में देखिए क्या क्या लिखा है इन्होंने डेफिनेशन के लिए। गुड्स में मैं इसको जूम कर लेती हूँ, ठीक है। अब हम अगर ये देख लेंगे इतना, हाँ ये ठीक है, इतना होगा। तो अगर गुड्स की डेफिनेशन में देंगे, इन्होंने नीचे क्या लिखा है। गुड्स कितने टाइप के होते हैं? 2 तरह के गुड्स होते हैं। आप अपने बिजनेस में 2 तरह की गुड्स यूज़ करते हैं, एक रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, राइट, और एक मशीन्स यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल का नाम ही इनपुट्स है, मशीन का नाम ही कैपिटल गुड्स है। इसीलिए 2 तरह के गुड्स बता दिए, कैपिटल गुड्स और इनपुट्स। इनपुट का मतलब नीचे देखिए, गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। अरे भाई ऐसे कैसे समझ में आएगा? तो चलो पहले कैपिटल गुड्स समझ लेते हैं क्या होता है। तो कैपिटल गुड मीन्स गुड्स वैल्यू ऑफ विच इज़ कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज मतलब बुक्स में डाल दी जाती है, एडिशन कर दी जाती है, वो कोई स्टॉक नहीं है, कैपिटलाइज कर दी जाती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पर्सन क्लेमिंग आईटीसी। जो भी पर्सन बिजनेस कर रहा है, आईटीसी क्लेम करना चाहता है, जिसके नाम पे बिजनेस रजिस्टर्ड है, वो ही अपनी किताबों में उन गुड्स को कैपिटलाइज कर रहा है, ठीक है। वो कैपिटलाइज कौन से होंगे? इनके एग्जाम्पल आपको पता है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर फिक्सचर्स हैं। इनको आप कैपिटलाइज करते रहते हो क्योंकि ये आपकी फिक्स एसेट कैटेगरी में आ जाते हैं। बाकी जितने भी दूसरी चीज़ें हैं गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स, तो वो तो आप जाहिर सी बात है वो क्या हो गए आपके आरएम मतलब रॉ मटेरियल हो गए, ठीक है। अच्छा चलो, इसके बाद आप इसी के साथ आग इधर भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज पढ़ लेते हैं। सर्विसेज होती हैं कौन सी सर्विसेज? हम बिजनेस में क्या सर्विस यूज़ कर सकते हैं? सर्विस टेंजिबल तो है नहीं, टच तो कर नहीं सकते, कंज्यूम कर सकते हैं। तो बिजनेस में क्या सर्विसेज यूज़ होती हैं? इनपुट सर्विस होता है उनका नाम। आपको क्वेश्चन में पेपर में टेक्निकल वर्ड यूज़ करने हैं और वो आएंगे भी, तो आपको समझना है। तो वर्ड आएगा, गुड नहीं आएगा, कैपिटल गुड, इनपुट आएगा। या सर्विस में पूछेंगे तो इनपुट सर्विस बोलेंगे। उसका मतलब होता है वो सारी सर्विसेज जो बिजनेस में क्या करी गई हैं, कंज्यूम करी गई हैं, राइट। तो वो कंज्यूम करी गई हैं, इसलिए जब आपने उसे कंज्यूम किया तो इनपुट है, और जब आप उसे प्रोवाइड करते हो तो वो आउटपुट सर्विस बन जाती है, ठीक है। अब ये देखिए सारे एरोज, इधर इसका एरो, इसका एरो और इसका एरो जाके कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पर। इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं। ये तीनों चीज़ें, चाहे कैपिटल गुड हो, इनपुट हो या सर्विस हो, यूज्ड, इंटेंडेड टू बी यूज मतलब आपका इंटेंशन हो इनको यूज़ करने का, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, राइट। तो ये तीनों चीज़ें आप अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं या फिर यूज़ करने का आपका ऐसा इंटेंशन है, किसमें? अपने बिजनेस में और बिजनेस को बढ़ाने में, कोर्स में और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या मान ली जाएंगी? आपकी गुड्स और सर्विसेज अकॉर्डिंग टू जीएसटी मान ली जाएंगी, राइट। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं बिजनेस। अरे हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली कि ठीक है भाई बिजनेस में यूज़ होगा, बिजनेस में यूज़ होगा। अच्छा बिजनेस क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। फिर यहाँ पर आ गई बिजनेस की डेफिनेशन। बिजनेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी वो देख लेते हैं, ठीक है। बिजनेस में होगा, बिजनेस इंक्लूड्स व्हाट? पहली बात, बिजनेस में आएगा कोई भी, अगर आपने ट्रेडिंग करी है, बेच रहे हो, कॉमर्स करा है, मैन्युफैक्चर करा है, बना रहे हो, प्रोफेशन पढ़ा रहे हो, दे रहे हो, वोकेशनल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, बुटीक एक्सेट्रा, ऐसे कितनी सारी चीज़ें हैं, आप ये सब कर रहे हो। इवन देयर इज़ नो मॉनेटरी बेनिफिट, तो वो भी बिजनेस में आ जाएगा, चाहे मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें, वोकेशनल बेनिफिट, जैसे किसी को कुछ प्रोवाइड करते हो, ट्रेनिंग देते हो स्टिचिंग वगैरह की, ऐसे करके, तो अगर किसी मॉनेटरी बेनिफिट पे नहीं भी है तो भी बिजनेस है। दूसरा, अगर आप किसी को कुछ सप्लाई करते हो या किसी से कुछ एक्विजिशन ऑफ गुड्स करते हो इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपने इसके लिए कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी,
पर आप साथ साथ याद रखिएगा, देखिए इसके आगे इन्होंने रिलेटेड बॉक्सेस को भी कंसिडर किया है। जैसे ट्रेड कॉमर्स में इन्होंने पहली चीज़ क्या बोली है, देखिए यहाँ पर एनी एक्टिविटी इंसिडेंटल और एंजिलरी, मतलब जैसे आपने कॉमर्स किया, ट्रेड किया, सामान बेचा लिया, उस सामान ट्रेडिंग में आपने कोई और एक्टिविटी का इस्तेमाल किया इंसिडेंटल या फिर एंसिलरी, तो वो भी बिजनेस में आ जाएगी। ऐसा नहीं है सिर्फ ट्रेड करने को बोला है, ट्रेड के साथ इंसिडेंटल और एंसिलरी को भी कवर करना है। फिर सेकेंड पॉइंट, एनी एक्टिविटी ऑफ सेम नेचर, अगर कोई उसी नेचर की कर रहे हो, इवन इफ़ नो वॉल्यूम कॉन्टिन्यूटी और फ्रीक्वेंसी। तो सपोज करो आप ट्रेड कर रहे हो कपड़ों का, पर उसके साथ साथ आपने किस चीज़ का ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, पर्स का। कपड़े तो नहीं है पर्सेस, है ना, वो अलग मटेरियल है, पर है तो सेम ही ना, ट्रेडिंग की कैटेगरी में ही आ गया ऑलमोस्ट। तो सेम नेचर की होने की वजह से अगर आपने 1 दिन या 2 दिन उन पर्सेस को भी सेल कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, उसकी वॉल्यूम कम है, तब भी हम उसे बिजनेस में मान लेंगे, राइट। ये बिजनेस की क्लियरिटी हो गई ट्रेड और कॉमर्स में। फिर हमने सेकंड पॉइंट देख लिया था कि हमारा सप्लाई और कॉमर्स की बात कर रहे हैं, वो सॉरी एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, चाहे कैपिटल गुड्स का हो, रॉ मटेरियल, सर्विस इनका हो, ठीक है ना। उसमें कैसे करोगे, वो इन कनेक्शन होनी चाहिए और विद कमेंसमेंट एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए, खोलने के लिए या बंद करने के लिए, ठीक है ना। ऐसे करने के लिए अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो वो भी बिजनेस है। फिर तीसरा पॉइंट, प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी ऑफ क्लब एंड एसोसिएशन और सोसाइटी, मतलब आप देखते होंगे रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज़ होती हैं, ऐसे एसोसिएशन होती हैं। अगर ये किसको सर्विस दे रही हैं, टू मेंबर, ठीक है, अगर ये अपने मेंबर्स को देती हैं, तो सपोज करिए अगर आप सोसाइटी में रहते हैं या फिर आपने कोई क्लब ज्वाइन किया, उसके आप मेंबर बन गए, मेंबरशिप फीस पे करके, और अगर मेंबर बन गए हैं तो फिर आपको जो भी वो सर्विस दे रहा है तो वो उसका बिजनेस हुआ ना। क्लब का बिजनेस तो आप ही को सर्विस देना है ना, तो वो उसका बिजनेस हो गया। फिर फोर्थ पॉइंट, एडमिशन टू प्रमाइसेस, सपोज करिए आप कोई अम्यूज़मेंट पार्क में जा रहे हैं, वाओ है, ये है, रोहिणी में जो भी है अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, इसमें जा रहे हैं, तो उस प्रमाइसेस में घुसने के लिए क्या लगती है, टिकट। तो वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस ही तो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एडमिशन दिया है आपको अपनी प्रमाइसेस में, उसके लिए टिकट चार्ज करिए, तो वो उनका बिजनेस है फॉर कंसिडरेशन। नेक्स्ट, सर्विसेज एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस, अगर आप कोई ऑफिस होल्ड करते हो, इस ऑफिस होल्ड में जैसे कि एक्सेप्टेड इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन। तो आप कोई ऑफिस होल्ड करते हो ना, जैसे कि आपने, जैसे आपकी कोई वो है, पोस्ट है कि आप उसके चेयरमैन हो, ये हो, तो आप अगर उस चेयरमैन पोजीशन पर होकर किसी के प्रोफेशन को आगे फर्दर करवा रहे हो या किसी का बिजनेस एक्सेप्ट करवा रहे हो, वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवा रहे हो, तो ऐसे ऑफिस होल्डर्स को भी वो माना जाता है, बिजनेस माना जाता है, राइट। एंड नेक्स्ट, एक्टिविटी ऑफ रेस क्लब्स इंक्लूडिंग, अब रेस क्लब्स वही होते हैं जहाँ पर हाँ वो हॉर्स रेसिंग होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर देखा होगा आपने, कोई बुकीज़ बैठे होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, इधर से उधर, है ना, टिकट्स वगैरह करना होता है, उनको खरीदना होता है, तो वो बुक मेकर्स होते हैं। तो यहाँ लिखा है टोटलाइजर और लाइसेंस टू बुक मेकर्स, बुक मेकर जो इसे ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करके फिर विनर को वो पैसा दिया जाता है ना। तो वही है बुक मेकर। और एक्टिविटीज़ ऑफ अ लाइसेंस बुक मेकर इन अ क्लब, तो अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें रेस क्लब करवा रहे हो और जिसमें आपने लाइसेंस ले रखा है टोटलाइजर का, बुक मेकर का, ऐसे कुछ, तो फिर भी वो भी बिजनेस में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज एनी एक्टिविटी बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एज पब्लिक अथॉरिटीज़, मतलब वो पब्लिक को सर्विस देने के लिए बनी है, जिसमें गवर्नमेंट इंक्लूड्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो वो भी बिजनेस में आ जाएगा कि वो भी क्या कर रहे हैं, बिजनेस ही कर रहे हैं, ठीक है, एज पब्लिक अथॉरिटीज़ के नाम पर, ठीक है, वो भी आ जाएगा। तो अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज़ मिले और पूछा जाए ये बिज़नेस है या नहीं, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कैसी कैसी एक्टिविटीज़ करी जा रही है, तो उसको बिजनेस कैटेगरी में हम डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहा थर्ड नंबर पे, ठीक है, ये रहा इनपुट टैक्स। अरे भाई इनपुट टैक्स क्या होता है, आईटीसी तो लेने जा रहे हो, अब आईटीसी क्या होता है, फुल फॉर्म इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, है ना। ये क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स मीन्स टैक्स पेएबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, मतलब वो ऐसा टैक्स होता है जो हमने फॉरवर्ड चार्ज में पे किया होता है। सपोज करिए ना, ए ने बी को सेल किया, राइट, अब जब बी इससे परचेज करके आया तो क्या करेगा, ये पेमेंट ए को करेगा, तो इसने पेमेंट ए को कर दी और ये क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। तो 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, ए ने बी को सेल किया, बी ने ए को टैक्स पे किया और वो टैक्स ए ने गवर्नमेंट को पे किया, राइट। तो जो गवर्नमेंट को पे कर रहा है वो कौन है, सप्लायर, है ना।
तो इसीलिए बर्डन किसकी जेब पे आएगा, बायर की जेब पे। इसलिए हमेशा बर्डन बायर की जेब पे आता है और बायर सप्लायर को देता है और सप्लायर गवर्नमेंट को। इसे नॉर्मल चार्ज बोलते हैं, जिसे फॉरवर्ड चार्ज भी बोला जाता है, नॉर्मल या फॉरवर्ड आगे की तरफ, राइट। तो इसीलिए जिस भी पर्सन ने खरीद कर पैसे दिए होते हैं वो अपनी आगे की जो चेन होती है उसमें उसका क्रेडिट ले लेती है, जिसको आईटीसी बोलेंगे, राइट। अच्छा, आईटीसी में होता क्या क्या है, 2 टैक्सेस होते हैं, ठीक है। अगर आप स्टेट लेवल पे है ना देख रहे होते हैं तो फिर उसके अंदर आपके 2 आ जाते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और एसडीएसटी के साथ यूटीजीएसटी। पर अगर आप इंटर स्टेट होते हैं तो फिर आईजीएसटी, राइट। तो इसमें देखते हैं टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, वो भी आईटीसी है, क्योंकि सोच के देखिए अगर आपने परचेज़ किया है और वो पैसा आपका सप्लायर गवर्नमेंट को नहीं देगा, आप खुद गवर्नमेंट को दोगे, मतलब बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट को देना, तो बायर खुद दे रहा है तो वो रिवर्स चार्ज माना जा रहा है, उल्टा चार्ज, है ना। बर्डन भी खुद पर और पे भी खुद करना पड़ेगा, और अगर बर्डन पड़े और पे ना करना पड़े उसे नॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है आपको याद रखने के लिए कि बर्डन तो बायर पे पड़ रहा है ना। जैसे आप यहाँ पे याद कर लो ना, तो अगर हम एफसी देखें, फॉरवर्ड चार्ज देखें, तो बर्डन किस पे पड़ रहा है, बर्डन पड़ रहा है बी, बायर पर, हाँ। और पेमेंट कौन कर रहा है, टैक्स की गवर्नमेंट को, पेमेंट कर रहा है सप्लायर, तो इसे फॉरवर्ड चार्ज बोला है। और अगर आरसीएम देखें, रिवर्स चार्ज देखें, तो रिवर्स चार्ज में बर्डन किस पे पड़ रहा है ना, बर्डन बायर पे पड़ रहा है, वो तो वैसे भी बायर पे ही पड़ना है। पेमेंट कौन कर रहा है गवर्नमेंट को, पेमेंट कर रही है बायर, तो इसमें सप्लायर नहीं इन्वॉल्व हुआ, इसलिए ये उल्टा चार्ज है, रिवर्स चार्ज है, राइट। तो शॉर्टकट हो गया। इसके साथ आईजीएसटी लेविएबल ऑन इनपुट, वो भी इसी में आएगा। तो इसमें बहुत सारे आ गए जो भी आप पीछे देकर आए हो। एक परचेज़र की नज़र से देखो, अगर आप एक परचेज़र हो और अगर आपने टैक्सेस दिए हैं तो सारे टैक्सेस आ गए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, और आईजीएसटी वो जो इनपुट पे दिया है वो भी, रिवर्स चार्ज भी, सब कुछ, है ना। तो फॉरवर्ड चार्ज में आपके सीजीएसटी, ये और ये, राइट। गलत लिखा है शायद, आई थिंक ये यहाँ पर इट शुड बी एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, है ना। और फिर वही रिवर्स चार्ज में भी यही करना है आपको, और ये आईजीएसटी आपका वो हो ही गया, ठीक है। और इसमें क्या नहीं आएगा, अच्छा ये तो आएगा, ये तो सब आपको ऐड करना है। क्या आपको ऐड नहीं करना है, एक्सक्लूड, क्या एक्सक्लूड करना है आपको, कॉम्पोजिशन टैक्स, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन टैक्स जैसी चीज़ यहाँ नहीं लगती, नॉर्मली जो टैक्स लगा है उसी को आप क्लेम करते हो, माइनस कर लेते हो, नेट पे कर देते हो। जो माइनस करते हैं उस वाले टैक्स का नाम इनपुट टैक्स होता है। उस इनपुट टैक्स में सारे टैक्सेस आ जाएंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, एंड वो आईजीएसटी भी जो आपने इंपोर्ट करते वक्त दिया है, क्योंकि इंपोर्ट करना भी अपने आप में एक परचेज़ है। तो परचेज़ पे दिए गए जितने टैक्स हैं कंसिडर होंगे, राइट। ये हमने समरी हो गई अब बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका एनआरटीपी, ठीक है। एनआरटीपी में आप देख लो, एनआरटीपी में एक एनआरटीपी कौन होता है, नॉन रेजिडेंट, जो यहाँ का रेजिडेंट नहीं है पर टैक्सेबल पर्सन बन गया है। कौन हो सकता है, जो इंडिया में आकर बिजनेस करेगा, दैट मीन्स एनी पर्सन सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ओकेजनली, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी करेगा, और उसका कोई भी फिक्स प्लेस नहीं है बिजनेस और रेजिडेंस का इंडिया में, राइट। तो उसका ठोस ठिकाना है नहीं, ना होने की वजह से उसको एनआरटीपी बोल रहे हैं। और वो किसी भी रूप में हो सकता है, फॉर्म में, जैसे बोलो प्रिंसिपल फॉर्म में खुद सेल करा है और किसी के बिहाफ पे करा है, जैसे सपोज करो टेस्ला, एग्जाम करो टेस्ला ने भेजा है अपना बंदा एक एजेंट बनाकर, तो वो हो सकता है, और कोई और कैपेसिटी में हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव वगैरह, तो कर रहा है यहाँ पर आके बिजनेस, और वो भी टेम्पररी पीरियड के लिए, राइट। तो ये हो गया टॉपिक। तो अब इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट, हाँ नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए, इनवर्ड सप्लाई क्या होती है ना। जैसे हमने ऊपर इनवर्ड टैक्स तो देख लिया, इनपुट, तो इनपुट टैक्स होता ही इसी वजह से है जब हम इनवर्ड कोई चीज़ करते हैं, खरीदते हैं या सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं, हाँ ये देखो, इनवर्ड सप्लाई मीन्स रिसिट ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, मतलब या तो आपने गुड्स खरीदे हों या सर्विसेज ली हों, बाय या तो परचेज़ की हों, एक्वायर की हों, एक्वायर कर लेते हैं ना गुड्स के, हाँ फिक्स गुड्स एक्वायर कर लिए, परचेज में जैसे रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, और एनी अदर मीन्स, या फिर कोई और तरीके से, ये तरीके हैं, कोई और तरीक़ों से, ठीक है। दूसरी आगे भी पढ़ लीजिए, विद और विदाउट कंसिडरेशन, मतलब अगर आपने बिना कंसिडरेशन भी करा है ना तो भी इसमें इनवर्ड सप्लाई बना देंगे हम आपकी, क्रेडिट पे भी करा है तो भी कंसिडरेशन नहीं गई और ऐसे ले लिया फ्री में, तो जो फ्री की चीज़ बिजनेस में आई है उसके ऊपर भी ये इनवर्ड सप्लाई का जो है स्टैम्प ये लगा देंगे, कह देंगे हाँ ये इनवर्ड सप्लाई हुई है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि उसमें जीएसटी में क्या चीज़ को कंसिडर कर लेंगे क्या नहीं, क्योंकि इसके हिसाब से उन्होंने स्केड्यूल्स बना रखे हैं। जैसे जो स्केड्यूल 1 है उसमें क्लैरिटी दे दी है, इसमें तो कुछ पैराग्राफ्स हैं जिसमें क्लैरिटी दी गई है कि अगर आपने
क्या नाम है वो सब विदाउट कंसिड्रेशन किया है, तो कौन कौन से आइटम्स हैं जो इसमें बिना कंसिड्रेशन के भी सप्लाई बना देंगे। ऐसे ही शेड्यूल 2 है, वो एक डिक्लेयर्ड लिस्ट की तरह है, उसमें कुछ आइटम्स बताए हैं कि क्लैरिटी के लिए कि ये गुड्स है या सर्विस है। और जो लास्ट है वो है शेड्यूल नंबर 3 जो कि नेगेटिव लिस्ट का है, जिसमें कुछ आइटम्स को दायरे से ही बाहर कर दिया है, राइट, वो नेगेटिव लिस्ट में चले गए, जीएसटी की नेगेटिव लिस्ट में, राइट। चलो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इस पेज पे अब हमारे पास 2 टॉपिक्स रह गए हैं। एक टॉपिक तो हमारे पास दिखाई दे रहा है एग्जाम सप्लाई का, और दूसरा टॉपिक है हमारे पास जीरो रेटेड का। तो ये दोनों कर लेते हैं, आज के लिए इतना रिवीजन हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एग्जाम सप्लाई क्या होती है, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम सप्लाई वो सप्लाई होती है जो नील रेट होती है, क्योंकि ध्यान से देखिए, टैक्स पहले तो चेक करिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, इस पर टैक्स लगता है, हाँ लगता है। रेट क्या लगता है, रेट कुछ नहीं है, नील कर दिया। तो अगर एक आइटम है जिस पर टैक्स लगता है पर गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगा रही, नील कर रही है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने उसे क्या कर दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया है वॉलेंटरली। हाँ, उसको जानबूझ के उसका रेट क्या कर दिया है, ज़ीरो कर दिया है। इसका मतलब होता है एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट नोटिफिकेशन दे देकर उनको एग्जेम्प्ट दायरों में डाल दिया है, जिसका रेट कितना हो गया है, 0%। अच्छा, अब इसमें और है, अब एग्जेम्प्ट हुई है, कैसे हुई है, ये कंडीशन है, सप्लाई होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम सीजीएसटी और आईजीएसटी, राइट। सप्लाई होली एग्जेम्प्ट, तो फिर वो कुछ सप्लाई को पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, मतलब ना सीजीएसटी लगता, ना एसजीएसटी और आईजीएसटी नहीं लगता, राइट। तो वो पूरी रूप में एग्जेम्प्ट हो जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी जो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हैं, दैट मीन्स एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स बोथ सप्लाईज, दोनों आ गई। ऊपर लिखा ना, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज भी आती हैं और एग्जेम्प्ट भी आती हैं। वो जो गवर्नमेंट ने खुद से करी हैं, और वो जिनके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता। खुद सोचो, अब पेट्रोल वगैरह है, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता क्योंकि पेट्रोल नेगेटिव लिस्ट का पार्ट नहीं है। पेट्रोल उस नोटिफिकेशन का पार्ट है कि ये सारे आइटम्स फ्यूचर में हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हाई स्पिरिट है, मोटर है ना, ये जो जितने भी डीजल्स वगैरह हैं, एविएशन है, और जो भी आप ये देखते हो गैस वगैरह, जितने भी आइटम्स हैं, ये नोटिफाइड अभी हुए नहीं हैं, हो सकते हैं पर लिस्ट में नहीं है। बट अगर मैं आपसे उसकी बात करूँ, एम्बुलेंस की, हॉस्पिटल की, इन सब चीज़ों की, तो क्या वो नेगेटिव लिस्ट में है, हाँ वो नेगेटिव लिस्ट में है, उस पर टैक्स लगेगा नहीं, कितना है, 0 है वो। और एग्जाम्प्ट में तो खुद से एग्जाम्प्ट कर दिया, वो 0 कर दिया, तो ऐसे दोनों में ही 0 है, इसलिए दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, एग्जाम में एग्जाम्प्ट और नॉन टैक्सेबल भी, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट का टॉपिक है आज का, ठीक है। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है, खुद वर्ड बोल रहे हैं, जीरो रेटेड सप्लाई, ये वो सप्लाई है जिसका जीरो रेट है। कैसा मतलब है जीरो रेट, अब तो ये तो सेम लग रहा है एग्जाम्प्ट की तरह, एग्जाम्प्ट में भी नील था, इसमें भी नील होगा, नहीं, ये जीरो रेटेड उनको बोला जाता है जो एक्सपोर्ट करी जाती हैं बिना किसी टैक्स पेमेंट के, जैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू सेल्स डेवलपर्स। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, आप खुद सोचिए, गवर्नमेंट क्या चाहेगी, फॉरेक्स क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना इंडिया के अंदर, तभी तो इकोनॉमी बढ़िया होगी। फॉरेक्स कैसे बढ़ेगा, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट बढ़े, और गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, टैक्सेस को माफ़ कर रही है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया, तो टैक्सेस को माफ़ कर रही है, वेव कर रही है, तो इसीलिए वो एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि अगर कंट्री से बाहर कर रहे हो तो वो भी, और अगर सेज उसने एक दायरा बना दिया है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, उस यूनिट या उस डेवलपर को भी सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो हम मान लेंगे कि वो सेज भी इंडिया से बाहर है, माना जाएगा, है नहीं, मान लेंगे कि इंडिया से बाहर आपने सप्लाई किया है और आपको बेनिफिट के रूप में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए इस सप्लाई को जीरो रेटेड सप्लाई बोला जाता है, ठीक है। गॉट इट, ये हो गया क्लैरिटी पूरी जीरो रेटेड पे कि वो एग्जाम्प्ट से कैसे अलग है। एग्जाम्प्ट जिसका नील रेट है, और जीरो रेटेड जो एक्सपोर्ट कर रही है, या तो कंट्री से बाहर कर रही है या सेल्स को कर रही है, राइट, क्लियर, ठीक है। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी, ओके बाय।